पहली बात तो कुछ लोगों को ये स्पष्टता नहीं है कि एसआईआर अभी हुआ नहीं। वो लोग कह रहे हैं एसआईआर हो गया। भाई एसआईआर का तो गणना चरण ही हुआ है। दावा, आपत्ति और नोटिस सुनवाई का तो चल ही रहा है पीरियड। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं जब ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया तो फॉर्म 7 बंद कर देना चाहिए। ये तो रूल्स और एक्ट के अनुसार है कि ड्राफ्ट का मतलब ड्राफ्ट तो किया सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने, वो सही भी कर सकता है 100%, नहीं भी कर सकता है। ड्राफ्ट के बाद सारे लोगों को पता लगता है किसका नाम आया किसका नहीं आया। तो दावा और आपत्ति का पीरियड तो उसके बाद ही आएगा, हमेशा ही आता है, आगे भी, इस बार भी आएगा, आगे भी आएगा। और ये नियम सम्मत है, ये लॉजिकल है। यानी आप ये कहो कि एसआईआर में गणना चरण हो गया अब तो फॉर्म 7 बंद कर देना चाहिए। भाई गणना चरण तो बीएलओ ने किया है। हो सकता है आपका फॉर्म वो मिस कर गया हो सकता है फॉर्म डिजिटाइज करने में गलती हो गई हो। जब ड्राफ्ट पब्लिश हुआ, ट्रांसपेरेंसी आई, वोटर लिस्ट वेबसाइट पे आई, राजनीतिक दलों को मिली, तब लोगों ने उसमें से कमियां निकालनी शुरू की, किसका नाम है किसका नहीं है, किसकी एंट्री सही है किसकी एंट्री गलत है। तब एक राइट होना ही चाहिए हमेशा, और अभी भी है और आगे भी रहेगा, फॉर्म 6 और 7 और 8 भरने का। जो बात आपने दुरुपयोग की कही, उसमें फॉर्म 7 का एक सिस्टम ऐसा नहीं है कि फॉर्म 7 कोई भर दे और किसी का नाम कट जाएगा। फॉर्म 7 पहला तो ये है कि उसी विधानसभा का वोटर ही भर सकता है और कोई नहीं। और ये बताने के लिए कि वो भर रहा है, उसको नाम देना, अपना एपिक कार्ड देना, जिससे सुनिश्चित हो जाए कि हाँ ये इसी विधानसभा का है। साइन करना है, उसमें भी वो डिक्लेरेशन है। और उसमें ये है कि हम बल्क में उसको स्वीकार नहीं करें। राजनीतिक दलों को भी ये अधिकार उनके वीएलएस को कि वो 10 फॉर्म तक एक दिन में कलेक्ट करके अपनी अंडरटेकिंग के साथ दे सकता है। उसमें भी लिमिट लगाई गई, ऐसा नहीं है कि 100 दे दें 200 दे दें, 10 की लिमिट है। और उसके बाद अगर फॉर्म 7 आ गया है तो उसके बाद जांच होती है। अगर किसी का नाम कटना है तो उसको नोटिस दिया जाता है, जिसने फॉर्म 7 भरा है उसको नोटिस दिया जाता है, दोनों अपना एविडेंस रख सकते हैं, पूरी सुनवाई है। उसके बाद बिल्कुल सुनिश्चित होने पर ही कि व्यक्ति का नाम काटा जाने योग्य है किसी कारण से, वो फॉर्म 7 में वो कारण भी दिया जाना चाहिए कि ये मृत्यु हो गई या एब्सेंट है या ये डबली मल्टीपल एनरोलमेंट है, क्या कारण से हम फॉर्म 7 भर रहे हैं। तो वो सही से जांच में और इंक्वायरी और मौका देने के बाद जब ये आएगी बात, तो ईआरओ को एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है किसी का नाम काटने का। और ये हमारे निर्देश पहले से ही हैं कि इस प्रक्रिया का पूरी कड़ाई से पालन हो, उसके हर स्टेप का पालन हो, ताकि कोई पात्र व्यक्ति का नाम हम ना काटें। 26 दिसंबर तक ये चला और 6 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हुई, आलेख्य मतदाता सूची, जिसमें 12,55,56,025 वोटर्स के नाम आए थे। और इस गणना चरण में प्रारंभ में जब हमने इसको शुरू किया था तो 15,44,00,000 से अधिक वोटर्स थे। तो इस गणना चरण के दौरान लगभग 2,88,00,000 ऐसे नाम थे जो 27 अक्टूबर को हमारी लिस्ट में थे, लेकिन जो 6 जनवरी की हमारी ड्राफ्ट आई उसमें उनके नाम नहीं थे। विभिन्न कारणों से नाम हटे, जिनमें ऐसे वोटर्स थे जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे वोटर्स थे जिनका नाम एक से अधिक बार पहले से वोटर लिस्ट में था, ऐसे वोटर्स थे बड़ी संख्या में जो जिस जगह से उन्होंने पुराना अपना वोट बनाया हुआ था वहाँ से अपना रेजिडेंस शिफ्ट करके कहीं और चले गए परमानेंटली। ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने गणना फॉर्म लिया लेकिन हस्ताक्षर करके बार बार संपर्क करने पर भी बीएलओ को नहीं दिया। कुछ ऐसे थे जो मिले ही नहीं क्षेत्र में, जिनको हम एब्सेंट या लापता कैटेगरी में बोलते हैं। ऐसे 5 कैटेगरी में ये लोग थे जो अनकलेक्टेबल्स जो फॉर्म आए 2,88,00,000, वो इन 5 श्रेणियों की वजह से थे। 6 जनवरी से हमारा 2 कार्रवाइयाँ एक साथ प्रारंभ हुई। एक तो जो हर वर्ष हम लोग जब स्पेशल समरी रिवीजन करते हैं, ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं दावा और आपत्ति की अवधि, हर साल होती है। जैसे ही ड्राफ्ट पब्लिश होता है, उसका नाम ही ड्राफ्ट इसलिए है कि वो फाइनल नहीं है, वो है जो बीएलओ ने तैयार किया, सिस्टम ने तैयार किया, और वो पब्लिश करते हैं ताकि वो ट्रांसपेरेंट रहे, सारी राजनीतिक दलों को, जनता को जानकारी रहे किसका नाम है किसका नहीं है। जानकारी रहने के बाद उसकी कमियां पता लगती हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम नहीं होता, वो फॉर्म 6 भरते हैं, अपना दावा करते हैं वोटर लिस्ट में लाने का। ऐसे नाम रह जाते हैं जो बीएलओ ने नहीं देखा कि मृत्यु हुई या वो शिफ्ट कर गया तो भी नाम पड़ा है, या कई बार मल्टीपल एंट्रीज फिर भी रह जाती हैं इसके बाद भी, बीएलओ के कार्रवाई के बाद भी। उनके लिए हम आपत्ति करते हैं फॉर्म 7 में। और फॉर्म 7 में आपत्ति उसके लिए भी करते हैं अगर किसी ने अपना वोट जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरा, दावा किया,
और उस दावे को हम पब्लिश करते हैं, ERO अपने नोटिस बोर्ड पे लगाता है, वेबसाइट पे जाता है, लोग देखते हैं किस आदमी ने दावा किया। अगर उस दावे से लोग सहमत नहीं तो उसके विरुद्ध भी आपत्ति कर सकते हैं, उसको भी फॉर्म 7 भरा जाता है। और बहुत हमारी कई बार अशुद्धियाँ रहती हैं नाम में, फ़ोटो में, जेंडर में, आयु में, रिलेशनशिप नेम में, तो उसके लिए हम करेक्शन के लिए फॉर्म 8 भरते हैं। फॉर्म 8 मेनली करेक्शन के लिए भरा जाता है। फॉर्म 8 शिफ्टिंग के लिए भी भरा जाता है। अगर वोटर का नाम, वोटर ने रेजिडेंस शिफ्ट कर लिया, ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है वो, तो वो अपना नाम शिफ्ट करा सकता है। शिफ्ट विद इन विधानसभा करा सकता है, अक्रॉस विधानसभा भी करा सकता है, अक्रॉस स्टेट भी करा सकता है। तो इस कारणों से, मुख्यतः ये 2 कारणों से फॉर्म 8 भरा जाता है। सो दावा आपत्ति का अवधि हमारी जब 6 जनवरी को हमने प्रकाशित की थी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, तो 1 महीने की रखी थी, 6 जनवरी से 6 फरवरी तक। लेकिन उस दौरान ये देखा गया कि बड़ी संख्या में तेज़ गति से फॉर्म 6 आने लगे। 6 जनवरी को लगभग 20,000 फॉर्म आए थे जिस दिन हमने ड्राफ्ट पब्लिश किया पूरे उत्तर प्रदेश से। फिर धीरे धीरे वो गति बढ़ी, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। 5 फरवरी को 3.5 लाख फॉर्म्स 6 आए थे एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में। तो सभी राजनीतिक दलों ने जब लखनऊ में राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई तो सबकी एक स्वर में मांग थी कि इस अवधि को हमें बढ़ाना चाहिए, बिकॉज उत्तर प्रदेश में अंदाज़ा है कि बहुत से लोग अभी भी वोटर लिस्ट से बाहर हैं, उनको समय देना चाहिए 1 महीने का। तो हमने अनुरोध किया था भारत निर्वाचन आयोग से, जिसको भारत निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया और दावा आपत्ति की अवधि को बढ़ा के 1 महीना और बढ़ाया। 6 फरवरी से 6 मार्च तक कोई भी उत्तर प्रदेश का नागरिक, जो भारत का नागरिक उत्तर प्रदेश में रह रहा है, 18 साल से ऊपर का है, उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आया, वो फॉर्म 6 भर सकता है और अपना नाम जुड़वाने के लिए दावा कर सकता है।